हेलो। कैसे हो? देखो बेटा, सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस रिलीज हो चुका है। और आज मेरे पास टाइम भी है, तो मैंने सोचा कि इस सिलेबस का प्रॉपर बाइफरकेशन आपको करके दे दूं, जिससे पूरे साल आपका सरदर्द ख़त्म हो और पूरे साल आपको सिलेबस को लेकर कोई डाउट ना हो। बस आप अपना फोकस पढ़ाई पे दे सको। ठीक है जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हिस्ट्री का करिकुलम हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका, हमारे पास जैसे कि हमें पता है क्लास ट्वेल्थ में हमारे पास 3 बुक हैं। थीम 1, थीम 2 एंड थीम 3। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। देखो, सिलेबस का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने का जो मेन पर्पज़ ये है कि आपको इस चीज़ के लिए इनेबल करना कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो उसमें आप कौन सी स्किल को डेवलप करोगे, और साथ में आपका जो है रोड मैप क्या होना चाहिए। ठीक है। आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपकी रोड मैप आपका किस तरीके का होगा, वो भी इससे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले है कि हिस्ट्री को पढ़ने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है आपका अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग करंट एंड फ्यूचर प्रॉब्लम्स। इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री आपको वो चीज़ सिखाती है कि आप हिस्ट्री को पढ़ के इतनी काबिलियत डेवलप कर सको कि करंट सिनारियो और उसके फ्यूचर आउटकम्स को आप एनालाइज कर पाओगे। ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, हिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो? यू स्टडी द डाइवर्सिटी ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, ट्रेडिशंस। ठीक है। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं क्या करती है, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने हमें जो विरासत सौंपी है, उस विरासत से हम करंट सिनारियो के अंदर क्या मेजर नए डेवलपमेंट ला सकते हैं पॉजिटिव वे में। ठीक है। एक और चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ऐसी एबिलिटी डेवलप करना जिससे आप करंट के सिनारियो को समझकर ऐसे मिस्टेक्स को अवॉइड करो जो मिस्टेक्स एक टाइम पे पास्ट में कंडक्ट हुए थे। एग्जाम्पल के तौर पे एनवायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर। ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था, इंडस वैली के लोगों ने ये जो क्लाइमेट चेंज को एक तरीके से नज़रअंदाज करा था 1800 BC में, और इस वजह से क्लाइमेट चेंज उनके डिक्लाइन का एक बहुत मेजर जो है कारण बना। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि जो हिस्ट्री है वो हमें क्या सिखाती है। इसके साथ साथ जो है हमारे पास हिस्टोरियंस की जो अप्रोच है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंसेस। ठीक है। हिस्ट्री के टॉपिक को जब भी हम पढ़ते हैं तो उसके एविडेंसेस का बहुत बड़ा रोल है। तो वो एविडेंसेस आपको पढ़ने को मिलेंगे, उन एविडेंसेस का यूज़ आप बोर्ड के एग्ज़ाम में करना मत भूलना। हिस्ट्री आपकी ऑथेंटिक तभी लगेगी जब आप राइट एविडेंस के साथ राइट कॉन्सेप्ट को पुट करोगे। ठीक है। इसके साथ साथ जो सिलेबस है हमें इनेबल करेगा, क्या करेगा हमें इनेबल? ठीक है, हमें स्टोर, रिलेट, कंपेयर करने के लिए ये हमारी 3 एबिलिटीज़ पे काम करेगा। ठीक है। डिफरेंट सिचुएशंस को हमें स्टोर, रिलेट, कंपेयर और एनालाइज द कनेक्शन बिटवीन सिमिलर प्रोसेस। ठीक है। तो इस तरीके से हिस्ट्री को समझने के लिए जिस मेथड का हमें यूज़ करना है सिलेबस के हिसाब से, यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड ऑफ इंक्वायरी विद इन द हिस्ट्री एंड अलाइड डिसिप्लिन। तो यहाँ पर इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे और पढ़ के छोड़ देंगे। आपके पास यहाँ पर एक मौका है कि आप हिस्ट्री को इंक्वायरी की मदद से आप इसको ज्योग्राफी से जोड़ो, आप इसको पॉल से जोड़ो, आप इसको इको से जोड़ो, आप इसको आर्ट एंड कल्चर से जोड़ो। ठीक है। तो इतना डाइवर्स सिलेबस है आपका, और इस डाइवर्स सिलेबस को आपको इसी डाइवर्सिटी, इसी इंक्वायरी अप्रोच के साथ पढ़ना है। सीबीएसई एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में इस बात को क्लियर कर रही है। ठीक है। तो क्या समझ में आया कि हमारा पढ़ने का एटीट्यूड कैसा हो? हम सिर्फ कंटेंट पे फोकस ना करें, हमारा फोकस है एनसीईआरटी को समझने के अलावा उस चीज़ के बेसिस पे हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है उस पर हमें काम करना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास जो सिलेबस का जो अगला पार्ट है, थीम्स के बारे में बात करी जा रही है। हर थीम अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और हर थीम, और एक बात मैं आपको बता दूं, हमें थीम कैसे पढ़नी है, हमें थीम पहले ख़त्म करनी है, फिर हम दूसरी थीम को लेंगे। ठीक है। फिर हम
तीसरी थीम को उठाएंगे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की तरह नहीं कर सकते हम कि भाई पहली बुक में से एक चैप्टर ले लिया, दूसरे में से एक चैप्टर ले लिया और हमारा काम हो गया। नहीं, वहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे दोनों का डोमेन अलग अलग है। क्योंकि हमारे हिस्ट्री में क्लास 12th में थीम 1 एंशिएंट इंडिया पे काम करता है, थीम 2 मेडिवल सोसाइटीज़ पे काम कर रहा है और थीम 3 मॉडर्न सोसाइटी पे काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो सोसाइटी के अंदर जो अलग अलग थीम है, इवेंट, इश्यूज़, प्रोसेस, बोले ऐसा क्यों जरूरी? पूछो बेटा कि सर इसका क्या मतलब है कि हम एक चैप्टर इसमें से कर ले, एक चैप्टर इसमें से? नहीं, देखो मेन चीज़ क्या है, हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट है क्रोनोलॉजी। ठीक है, क्रोनोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, वो क्रोनोलॉजी हमें लेके चलनी है। ठीक है, इसके साथ साथ जो थीम्स हैं हिस्ट्री के अरेंज हैं, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एविडेंसेस को हमें समझना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है इवेंट की प्लॉटिंग कैसे होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें क्रोनोलॉजी के बेसिस पे पता चलता है। ठीक है, सोसाइटी के अंदर जो डिस्कशंस हैं उनके कंटेक्स्ट में सिचुएशन का प्लॉटिंग करना, ठीक है, इवेंट का कैसे प्रोसेस हुआ, वो सारा का सारा हमें समझ में आएगा जब हम क्रोनोलॉजी के साथ में चलेंगे। तो सीबीएसई साफ साफ कहती है कि आपको हिस्ट्री के सिलेबस को क्रोनोलॉजी के साथ फॉलो करना है, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चैप्टर हमारे पास है, देखो मार्क्स के हिसाब से मैं बता दूं, ये है आपका 25 मार्क्स वाला पोर्शन। ठीक है, 25 मार्क्स वाला पोर्शन कौन सा है? दिस इज योर थीम 1। ठीक है, तो थीम 1 थोड़ा सा ऊपर जाएं, ऊपर हमें देखने को मिलेगा ये थीम 1 का है आपका 25 और थीम 2 के 25, थीम 3 के भी 25 और 5 आपका मैप का बनता है, ये हो गया 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 120 किसके? जो आपके प्रैक्टिकल होंगे, वाइवा और प्रोजेक्ट फाइल वाला। तो प्रोजेक्ट फाइल पे काम अभी से शुरू कर दो। ठीक है, इनमें से इन 12 चैप्टर्स में से कोई भी एक, और सीबीएसई ने भी नीचे दिया हुआ होगा, मैं बताऊंगा आपको कि कौन से टॉपिक्स आप ले सकते हो फॉर प्रोजेक्ट वर्क के लिए, जिससे आपके 20 मार्क्स प्रॉपरली अश्योर हो जाए। ठीक है, उसको काम अभी से शुरू कर देना, जैसे कि मई और जून का महीना आपके लिए गोल्डन टाइम है, उसको यूटिलाइज करो। 5 से 7 दिन लगने हैं, आपका प्रोजेक्ट फाइल बनकर रेडी हो जाएगा। किसी को चाहिए होगा प्रोजेक्ट फाइल की पीडीएफ, उसका डेमो, मेरे को मैसेज कर देना, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप उसको देखकर अपना बेस्ट प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाओ वो आप देखना। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो है, देखो अब सीबीएसई ने क्या करा, सीबीएसई ने चैप्टर्स के जो नाम हैं उनमें थोड़ा सा ना चेंजेस करे हैं। चेंजेस क्या है? जो पहले वाला नाम था वो तो है, लेकिन यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन एक तरीके से ऐड करा है। वैसे ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स में हड़प्पा सिविलाइजेशन ही पढ़ते, लेकिन इससे पहले सिलेबस में इस तरीके से क्लैरिफिकेशन नहीं किया, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डेप्थ में सोचने के लिए आपको मोटिवेट करता है। किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, तो यहाँ पर हम अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज, ये तो था पहले ही। किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटीज़, ठीक है, 600 BC से 600 AD के बीच में। थिंकर, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, तो कल्चर डेवलपमेंट। इन तीनों में हम सेम 1000 ईयर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें हम पॉलिटिकल पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं, सॉरी इसमें हाँ पॉलिटिकल पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं सोशल, ठीक है, और इसमें हम पढ़ते हैं आपका कल्चरल हिस्ट्री। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के चैप्टर के बाद जो तीनों जो टाइम लाइन है वो सेम है, लेकिन तीनों का पर्सपेक्टिव अलग अलग है। ऐसे ही आपका जो आता है थीम 2 जो है उसमें आपके पास ये थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स वाला, परसेप्शन ऑफ सोसाइटी, इसमें ये नाम अभी जोड़ा है, और 10th to 7th सेंचुरीज। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट आपको जो है फ्रांसकोइस बर्नियर वाला, उसमें थोड़ी सी आपको डिटेलिंग करनी पड़ेगी जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि इन्होंने 17th सेंचुरी का अप्रोच लिया है। फ्रांसकोइस बर्नियर का जो टाइम पीरियड है वो उसी टाइम पीरियड का है। तो थोड़ा सा आपको इसके ऑब्जर्वेशन पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर में थोड़ा सा हमें मतलब बताया नहीं है, बिटवीन द लाइन वाली बात है, समझने वाली बात है कि हाँ थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा एडिशन मिलेगा। तो हमारी जो लर्निंग स्ट्रैटेजी होगी उसमें अपने आप इसको कवर कर लेंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भक्ति और सूफी ट्रेडिशन में जो हमने देखा कि भाई रिलीजियस बिलीफ, और ये 8 से 18 सेंचुरीज के बीच का पोर्शन है। ठीक है, ये सेम है। एंड एम्पीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर, इसमें 14 to 16 सेंचुरी, ठीक है, हाँ ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, हरिहर और बुक्का के टाइम से लेकर, ठीक है, और रामाराय का टाइम पीरियड तक। ठीक है, 8 में जो है ये जो चैप्टर है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि 9 चैप्टर के साथ इसको बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, वायलेट कर सकते हैं। तो पीस एंड जमींदार एंड स्टेट, अग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर 16th सेंचुरी, पर कोई दिक्कत नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको भी बहुत इजीली कवर कर लेंगे, इसमें भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो अगला हमें देखने को मिलता है कि इन थीम्स को कैसे कैसे एड्रेस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम का मतलब क्या होता है कि आप क्या सीखोगे।
आप इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद क्या सीखोगे? हिस्ट्री के हर चैप्टर आपकी पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आएंगे। आई कैन गारंटी यू, जब आप एक चैप्टर को पढ़ लोगे, समझ लोगे, खत्म कर लोगे, उसके बाद जब आप चैप्टर को सोचोगे तो आपकी पर्सनालिटी में कुछ नए चेंजेस देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो यही कह रहा है सिलेबस कि आपका जो सिलेबस है हर एक चैप्टर आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, आपकी पर्सनालिटी के अंदर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। तो आपको उसी तरीके से, उसी स्ट्रैटेजी से पढ़ना है जिस स्ट्रैटेजी से बोर्ड ने आपको गाइड किया है, आपके टीचर्स जिस तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा जो मेन अप्रोच है, जैसे कि हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन को जब आप पढ़ते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको इन्वेस्टिगेशन, एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, इंटरप्रेट करने का मौका मिलता है, चीजों को देखकर, समझकर, ठीक है। अर्बन सेंटर्स को पढ़ते हो, स्टेट और मल्टीलिटरल सोसाइटीज के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। इसके साथ साथ आप सोसाइटी के अंदर जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का अराइवल है वो कितना इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के पहले लोग इंडिया के बारे में क्या बिलीव करते थे, उसके बाद क्या बिलीव करते, सारा का सारा बहुत अच्छे से पढ़ोगे। इन्वेस्टिगेशन आप सीखोगे, बहुत गजब की चीज़ है ये, आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक नया वैल्यू ऐड करने वाला है। तो इस चैप्टर को हम कवर कर चुके हैं, जाके एक बार देख लेना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट जो है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज। इसमें हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री, इसमें आप पढ़ोगे क्रिटिकली इवैल्यूएट, इंटरप्रिटेट मेजर ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल इकोनॉमीज। तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ट्रेंड के बारे में आप पढ़ना शुरू करोगे, समझना शुरू करोगे 600 BC से लेके 600 AD तक, ठीक है। इंक्रिप्शन एविडेंसेस, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, एक हिस्ट्री को पढ़ने वाले बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए कि इंक्रिप्शन का क्या इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हमने अपने किंग, फार्मर्स एंड टाउन्स वाले वीडियो में डिस्कस करा है, आप उसको जाकर देख लेना। और इकोनॉमिक प्रोसेस को समझने में आपको उसके अंदर से जो क्वालिटीज़ हैं वो आपको इन्वेस्टिगेशन कराने में हेल्प करेंगी, वो क्रिटिकल थिंक कराएगी आपको, ठीक है। नए आइडियाज़ को आपको दिमाग में रखने की कोशिश करेगी। प्रेजेंट इकोनॉमी और उस समय की इकोनॉमी के बीच में आपको कंपेयर, कंट्रास्ट करने का मौका मिलेगा, और आप आज की इकोनॉमी को देखोगे और उस टाइम की इकोनॉमी को देखोगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चैप्टर हमें सारे अच्छे से पढ़ने हैं, लेकिन हर चैप्टर की जो एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है उसके बारे में CBSE आपके सामने बात कर रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ जब हम बात करेंगे किनशिप, कास्ट और क्लास में, जिसमें हम बात करते हैं महाभारत और इस सोसाइटी के बारे में, तो यहाँ पर आपको एग्जामिन करने का मौका मिलेगा, ठीक है। सोसाइटी के जो सोशल इश्यूज़ है, जैसे कि कास्टिज्म हो गया, ठीक है, वर्णा सिस्टम हो गया, ठीक है, मैरिजेस हो गए, इन सब के बारे में, सोशल नॉर्म्स के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने का, पर्सपेक्टिव बनाने का, ठीक है। सोसाइटी में लोगों के थॉट्स कैसे बनते हैं, ठीक है, ट्रेंड कैसे सेट होते हैं, ये सारा का सारा आपको सिखाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आपको महाभारत के पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को देखने का मौका मिलेगा, ठीक है। आपका इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सोसाइटी के देखने का जो नज़रिया है वो चेंज हो जाएगा। बहुत सारी बातें आप ऐसी सीखोगे जो आपको शायद अब तक नहीं पता थी। सो अगली वीडियो 3rd चैप्टर पे आने वाली है, ठीक है, आज या कल में, तो आप उसके लिए रेडी रहना। चैप्टर 2 को ख़त्म करो, ख़त्म करने के बाद चैप्टर 3 पे हम आएंगे। इसके बाद थिंकर्स, बिलीव्स एंड जो है डेवलपमेंट में हम देखते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई 600 BC के अंदर सोसाइटी के अंदर कल्चरल शिफ्ट कैसे आया, कल्चरल चेंज कैसे आया, नए थॉट्स कैसे निकल कर आए, पुरानी थॉट्स को चैलेंज कैसे मिला। ये जो चैप्टर है ये आपके अंदर सिर्फ रिलीजियस स्कल्पचर्स के बारे में बात नहीं करेगा, बल्कि ये बताएगा कैसे सोसाइटी के अंदर जब नए थॉट्स आए, बुद्धिज्म, जैनिज्म का राइज हुआ, उसने कैसे सोसाइटी के अंदर नए चेंजेस करना शुरू करे और सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने का काम करने लगे। थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर 5th चैप्टर है, जिसमें हम 3 जो है फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में बात करते हैं, अल्बरूनी, इब्न बतूता एंड फ्रांसकोइस बर्नियर। अंडरस्टैंड साइलेंट फीचर ऑफ सोशल हिस्ट्रीज। जब आप इस चैप्टर में एंट्री करते हो तो आपको पता ही चल जाएगा कि आप मेडिवल हिस्ट्री में एंटर कर चुके हो। यहाँ पर आपको सोसाइटी डिफरेंट दिखेगी। आप इमेजिन करने बैठोगे सोसाइटी को और इससे पहले चैप्टर्स को, तो आपको बहुत सारी
सारी चीज़ें पता चलेंगी कि अब तक आते आते समाज के अंदर बहुत कुछ बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, समाज बदल चुका है, सिस्टम बदल चुका है, ठीक है। और ये जो ऑब्जर्वेशंस है अल-बरूनी के, इब्न बतूता के और फ्रांसिस बर्नियर के, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे कि हाँ, मेडिवल सोसाइटी में और इससे पहले जो हमने सोसाइटी पढ़ी थी 600 BC से 600 AD के बीच में बहुत मेजर चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे बदलाव हुए हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे एलुसिडेटिंग द अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। इनके अकाउंट को हम क्यों पढ़ें? आप बोलोगे सर हम इनके अकाउंट को क्यों पढ़ें? क्योंकि जब कभी बाहर से व्यक्ति इंडिया में आया है तो उसने जो चीज़ें देखी समझी उनको उसने उसी तरीके से लिखने का काम करा। हमारे लिए, हिस्ट्री के बच्चों के लिए ये बहुत ऑथेंटिक सोर्स है उस समाज को जानने का, सोसाइटी को जानने का, उस पूरी सिस्टम को समझने का। तो यहां पर आप पढ़ोगे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड से लेकर, ठीक, उससे पहले, ठीक है, तकरीबन आप 10th सेंचुरी से लेकर दिल्ली सल्तनत तक, उसके बाद मुगल एम्पर तक के एरा को बहुत अच्छे से कवर करोगे। एक अकेला चैप्टर इतने बड़े जो टाइम लाइन को कवर कर रहा है सिर्फ 3 थिंकर्स के बेसिस पे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक है, क्योंकि ये अकेला तकरीबन 700 साल के हिस्ट्री को आपके एक चैप्टर में बताएगा, और बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग की तरीके से। आप जब पढ़ोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतनी बड़ी हिस्ट्री, इतनी बड़ी टाइमलाइन आपने कब पढ़ के ख़त्म कर दी और कब आपको बहुत अच्छा समझ में आने लगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस चैप्टर को जब हम डील करेंगे तो बहुत यूनिक तरीके से आपके साथ इसके साथ कनेक्ट करने की। 8th सेंचुरी के बाद जो बदलाव हुए इंडियन सोसाइटी में, स्पेशली कल्चरल मूवमेंट, और जिसकी शुरुआत साउथ इंडिया से होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भक्ति सूफी मूवमेंट के बारे में, इसमें आप फ़िलासफ़ीज़ के बारे में पढ़ोगे। ये चैप्टर अपने आप में काफ़ी यूनिक है, बच्चों को बहुत टफ लगता है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आप मेडिवल सोसाइटी के अंदर रिलीजियस कल्चरल डेवलपमेंट पढ़ोगे। आप ऐसे ऐसे लोगों के बारे में पढ़ोगे जिन्होंने सोसाइटी के सोचने का नज़रिया बदल दिया। गुरु नानक, कबीर, मीराबाई, रैदास, सूरदास, नंबर ऑफ थिंकर्स आर देयर। हम यहाँ पर मेजर फोकस करेंगे कि उस समय जो रिलीजियस शिफ्ट है, लोगों के माइंड में जो नई सोच है, देखो जो काम आपने पढ़ा था बुद्धिज़्म के टाइम पीरियड पे, ठीक है, हुआ था, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा मेडिवल सोसाइटी में। ये एक सोसाइटी के अंदर काफ़ी बड़ा चेंज है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर आप पढ़ोगे वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग चैप्टर, दैट इज़ इंपीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर, जिसमें आप पढ़ोगे बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर। इसमें आप देखोगे बड़े बड़े मंदिर, विजयनगर का जो है हम्पी, ठीक है, दक्कन के अंदर जो है हिंदू किंगडम, ये जो है हिंदू किंगडम का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और आप पढ़ोगे सबसे इम्पॉर्टेंट महाराज कृष्णदेव राय के बारे में, ठीक है, हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट किंग हैं ये महाराज कृष्णदेव राय। तो इसके साथ साथ आप पढ़ोगे सोसाइटी के अंदर सिटी प्लानिंग उनकी कैसी थी, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कैसा था। तो आर्किटेक्चर के बारे में बहुत गजब का ये जो चैप्टर है आपको एक्सप्लेन करने वाला है। आप जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो चैप्टर है रामायण के साथ कनेक्टेड है। मैं बताऊंगा जब चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद है हम आते हैं अपने दूसरे बुक का लास्ट चैप्टर, पीजेंट, जमींदार एंड आपका स्टेट। तो यहाँ पर आप पढ़ोगे एग्रेरियन सोसाइटी का डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप ज़मींदार सिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू करते हो, यहाँ पे आप पंचायत के बारे में पढ़ना शुरू करते हो, और ये चैप्टर आपको मजबूर करेगा, आपके अंदर एबिलिटी डेवलप करेगा कि भाई उस समय के रूरल समाज को आज के, ठीक है, आज के रूरल समाज के साथ जरा कनेक्ट तो करें और जरा देखें तो सही क्या बदलाव हुए हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। दिस चैप्टर विल टेक यू टू द टाइम ट्रेवल कि भाई उस समाज का क्या सिस्टम था। और जैसे ही आप इस चैप्टर को पढ़ के इस चैप्टर में आओगे आपको पता चलेगा कि ओ अब तो मॉडर्न इंडिया आ गया है, अब तो हम बहुत करीब हैं प्रेजेंट के, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया आप यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे, और हम यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर पढ़ते हैं कोलोनिज्म एंड कंट्री साइड। तो ये चैप्टर नंबर 9 है, तीसरी बुक का ये पहला चैप्टर है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। तो यहाँ पर आप देखोगे किस तरीके से ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर थोपी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का टाइम पीरियड हमारे लिए कैसा था, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक लेवल पे हम कहाँ कहाँ
परेशान हुए, किन किन चीज़ों ने हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाला था, ठीक है, उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें पता चलेंगे, जैसे कि 5th रिपोर्ट हुआ है ना, डक्कन रिपोर्ट हुआ, कैसे कैसे ये जो टाइम पीरियड है हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी सोशल एंड, ठीक है, कल्चरल आइडेंटिटी है उसको कहीं ना कहीं हमें कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, कैसे हमें दिक्कतें हुई, इन सब चीज़ों को पढ़ोगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपको थिंक करने में मजबूर करेगा कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो एंसेस्टर हैं, उन्होंने किस तरीके से, किस समय को देखा होगा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे सोशल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल हर तरीके से हमें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी है। और यहाँ पर आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा। तो ये चैप्टर आपको इमोशनली भी जोड़ेगी और आपके साथ इस चैप्टर का बॉन्डिंग बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ आपको मार्क्स नहीं देता बल्कि मॉडर्न इंडिया के बारे में आपको बहुत अच्छी खासी कैपेबिलिटीज़ देखा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं बहुत फैसिनेटिंग चैप्टर, हमारे हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है आपका रिबेल ऑन राज, 1857 का रिवॉल्ट। तो यहाँ पर 1857 के रिवॉल्ट को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कोरिलेट करेंगे कि प्लानिंग कैसे हुआ था, कॉजेस क्या है 1857 के रिवॉल्ट के, ठीक है। ये हमारे देश के लिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, अगर है तो कैसे है, ठीक है। और बाय द वे ये हमारे देश के लिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, बहुत सारे थिंकर्स मानते हैं। तो ये जो रिवॉल्ट है, ये रिवॉल्ट कैसे करके इंडिया के अंदर एक ब्रिटिश इंडिया, मॉडर्न इंडिया के अंदर ये टर्निंग पॉइंट लेकर आता है, मॉडर्न इंडिया के अंदर ये एक शिफ्ट लेकर आता है। इसके बाद हमारे देश के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो थीम है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि 1857 से पहले हमारे देश में जो गवर्नमेंट थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी होल्ड कर रही थी। इसके बाद कंपनी राज खत्म हो जाएगा और क्राउन राज शुरू होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप ऐसे लोगों के बारे में पढ़ोगे, ऐसे वॉरियर्स के बारे में पढ़ोगे जिनके बारे में शायद हम आज उतना ज़्यादा बात नहीं कर पाते, लेकिन ये चैप्टर आपको उनके साथ जोड़ेगी, चाहे वो मंगल पांडे हो, चाहे लक्ष्मीबाई हो, चाहे तात्या टोपे हो, चाहे आपके कोई भी क्यों ना हो, वो रिबेल जिनका कोई फेस नहीं है, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन जिन्होंने एक विज़न के लिए, एक सिस्टम के लिए, इनका एक ही एम था कि भारत के अंदर जो राइट्स हैं लोगों के वो प्रिजर्व हों, हमारा एक संविधान हो और एक वेलफेयर स्टेट जो है हमें मिले। तो कहने का मतलब है कि इन लोगों ने सपना देखा था, ठीक है, एक ऐसा सपना जो 1857 में देखा था आज़ादी का, और जो पूरा होता है उसके 90 ईयर्स बाद 1947 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी होने वाली है, आपको प्यार हो जाएगा इस चैप्टर से, क्योंकि इन जो वॉरियर्स ने जिस तरीके से अपनी लाइफ के परवाह करे बिना, ठीक है, आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को पूरी तरीके से धकेल दिया, दैट इज़ यूनिक एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसी देशभक्ति ना तो हमें कहीं दिखती है ना कभी दिखेगी, ठीक है। सल्यूट है उन देशभक्तों को। आगे बात करते हैं, आगे है हमारे पास महात्मा गांधी। तो आज़ादी की लड़ाई जब आगे बढ़ती है तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनका जो है यहाँ पर एंट्री होती है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का स्टाइल थोड़ा अलग था। इन्होंने ब्रिटिश जो अथॉरिटेरियन रिजीम है, ब्रिटिश कंट्रीब्यूशन है, ब्रिटिश कोलोनिज्म है, उन सब को समझने के साथ साथ यूथ को साथ में लेकर आज़ादी की लड़ाई की जो बागडोर है वो कैसे संभाली, और उसके बारे में ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलेगा। एक्चुअली महात्मा गांधी के बारे में जो भी सोशल मीडिया ने जिस तरीके की बातें आपके माइंड में भर रखी है, ये चैप्टर वो सारे के सारे मिथ क्लियर करेगी और आपको एक सही पर्सनालिटी, सही लीडर के साथ जोड़ेगी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए बहुत यूनिक, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ काम किया था। देखो, आज़ादी की लड़ाई के लिए सभी लड़े थे, लेकिन गांधी जी में क्या खास बात थी कि आज़ादी की लड़ाई अंत तक वो लड़े और उन्होंने जीत कर दिखाया, ठीक है। आज़ादी की लड़ाई में हर एक फ्रीडम फाइटर का इंपॉर्टेंस है, उस चीज़ को लास्ट तक पे ऑफ करने का काम गांधी जी ने करा। उन शहीदों की जो कंट्रीब्यूशन था उसको गांधी जी ने बर्बाद नहीं जाने दिया। तो हमें फाइनली आज़ादी मिलती है 1947 में, हम जानते हैं 1947 में आज़ादी मिलने के बाद हमारे पास सबसे बड़ा काम था हमारे देश का संविधान बनाना, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जो है अपॉइंटमेंट होना, और कौन कौन से डिबेट्स हुए। संविधान सभा की जो डिबेट्स हैं आपको बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किस माइंडसेट, किस इंटेंशन के साथ बना है,
ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये चैप्टर आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो डिबेट्स हैं उसके साथ आपको जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो टीचर्स हैं आपके और आप उनके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप क्लास में लेक्चर लो, जब भी आप मेरे चैनल में आके लेक्चर लो, आपका मेन पर्पस हो, आपका लर्निंग आउटकम ये हो कि इस चैप्टर से हम जो इसकी वैल्यूज़ है जो हमने डिस्कस करी हैं अभी सीबीएसई की तरफ से, वो सारी की सारी वैल्यूज़ आपके अंदर डिस्कस हो, आपके अंदर वो डेवलप हो, क्योंकि वही वैल्यूज़ आपको अच्छा स्कोर कराएंगी। ना सिर्फ अच्छा स्कोर कराएंगी, बाकी में आपके पर्सनालिटी में हिस्ट्री सब्जेक्ट कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाके आपको देगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझने आती है। इसके बाद हमारे पास जो मैप्स है, ठीक है, मैप के बारे में हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा। ये मैप है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है ये जो है आपके पास, दिस इज़ द कॉम्पिटेंसीज। तो ये आपके सामने देखो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू कितने आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये पैटर्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पार्ट 1 से एमसीक्यू कितने आ रहे हैं, ठीक है ना, और कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे, 2, है ना, कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से एक पूरा ब्लूप्रिंट दे रखा है। और +20 इंटरनल प्रोजेक्ट फाइल वाइवा के बाद ये जो है आपका एमसीक्यू 21 नंबर का, ठीक है, शॉर्ट आंसर 18 के, लॉन्ग आंसर आपका 24 का। एक क्वेश्चन पार्ट 3 में से आएगा, एक क्वेश्चन पार्ट 2 में से आएगा, एक क्वेश्चन पार्ट 1 में से आएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है आपका 5 नंबर का मैप आएगा, और ये इंपॉर्टेंट जो मैप है वो इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है। सबसे पहले आपका जो लेवल है लर्निंग का वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, इसको ज़रा आप समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक है, ध्यान से समझ लो, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक है, और इसको दिया था 1957 में बेंजामिन ब्लूम ने। ठीक है, बेंजामिन ब्लूम ने ये आपको दिया था। और इसमें आप देखोगे कि भाई सबसे पहले जब आप चैप्टर को पढ़ना शुरू करो तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आपके पास आए, सही सोर्स से इन्फॉर्मेशन आए। इसके लिए आप हमारे चैनल में आ ही रहे हो, और कुछ भी डायरेक्ट आपको पूछना है आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद जब आपको नॉलेज हो जाए तब आपको चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। क्या आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, क्या आप उनको अच्छे से इमेजिन कर पा रहे हो, उसको कनेक्ट कर पा रहे हो, तो अंडरस्टैंडिंग के बाद जो अगला लेवल है आपका, देखो ऐसे करके आपकी नॉलेज शुरू होती है। आप यहाँ से यहाँ की ओर जाना शुरू करते हो। इसके बाद है आपका एप्लीकेशन। क्या आपने जो सीखा पर्टिकुलर चैप्टर से, पर्टिकुलर टॉपिक से, क्या उसको आप रियल लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हो। ठीक है, अप्लाइंग एंड एनालाइजिंग, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको चीज़ों को अप्लाई करना, जैसे कि 1857 के रिवॉल्ट में आपने आज़ादी की लड़ाई देखी, तो करंट सिनारियो में आप जोड़ो कि सोसाइटी के अंदर अगर वो लोग ना होते तो क्या सोसाइटी हमारी आज वैसी होती, क्या हम आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे होते। यू नीड टू कनेक्ट द थिंग्स। हिस्ट्री इज़ अ वेरी डायनामिक, आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। उसके बाद आपका है जो नेक्स्ट स्किल आपकी डेवलप होगी, एनालिटिकल अप्रोच। आप कनेक्ट कर पाओगे उस टाइम पे क्या दिक्कत थी, आज के टाइम पे क्या दिक्कत है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यू विल बी एबल टू नो द प्रॉब्लम्स एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। रियल लाइफ सिनारियो में जाति प्रथा, प्रॉब्लम, अन एजुकेशन, किसी भी जगह पर कहीं भी कोई दिक्कत है, आपको पता है कि उसको एनालाइज करके रियल लाइफ सोल्यूशन, प्रैक्टिकल सोल्यूशन आप देने के लिए काबिल हो जाओगे। हिस्ट्री आपके वो करा सकती है। और लास्ट एंड सेकंड लास्ट जो है वो आपका इवैल्यूएशन में आप चीज़ों को इवैल्यूएट कर पाओगे। एनालाइज करने के बाद आप प्रैक्टिकल लेवल पे उसके सॉल्यूशन को सोच पाओगे, समझ पाओगे। तो बेंजामिन ब्लूम की टेक्निक सीबीएसई ने यहाँ पर देने की कोशिश करी है। ठीक है, स्किल्स डेवलप करने के लिए आप चीज़ों को इंटरफेयर करोगे या आप चीज़ों को इंटरप्रिटेट करोगे, वो आपकी स्किल यहाँ पे डेवलप होगी। ठीक है, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन, हम एज ए लर्नर, या तो हम इंटरफेयर करते हैं या हम इंटरप्रिटेट करते हैं। तो यहाँ पर आप इंटरप्रिटेट करना सीखोगे और साथ में आप समाज के अंदर कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव सा क्रिएट करोगे, बिकॉज हिस्ट्री आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कराएगी। क्लास 11th से लेकर क्लास 12th के अंदर जब आप आओगे, आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। यू विल बी बेटर पर्सन, यू विल बी बेटर पर्सनालिटी। ओके, तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें समझना है। इसके बाद सीबीएसई का जो मेन अगला है आपका प्रोजेक्ट का, तो प्रोजेक्ट वाला काम 20 मार्क्स का है। तो इसमें प्रोजेक्ट का मेन काम है ताकि आप इंक्वायरी
बेस्ड लर्निंग की तरफ मोटिवेट हो, आपको खुद कोई चीज़ करके सीखने का मौका मिले, ठीक है, करके सीखना, ठीक है, यू विल बी लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इसके साथ साथ आपके स्किल्स जो है, जो मैंने बताया अभी ब्लूम टेक्सोनॉमी वाले, वो सारे के सारे डेवलप हों। 21st सेंचुरी की सोसाइटी में आप कोऑर्डिनेशन, सेल्फ डायरेक्शन और मैनेजमेंट करना भी सीखोगे। यस, हिस्ट्री से पॉसिबल है। ज़रूरी नहीं है कि आपको मैनेजमेंट ही पढ़ना है, आप हिस्ट्री के हर एक टॉपिक को पढ़ो, आपको दिखेगा किस लेवल पे किस तरीके का मैनेजमेंट हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर डाइवर्स कल्चर के बारे में, रीजन के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में ये समझने के साथ साथ रिसर्च करने के लिए मोटिवेट होंगे। तो कुल मिला के प्रोजेक्ट का जो मेन काम है, आपको डिसिप्लिन जो हिस्ट्री है उसको डाइवर्स बनाना, उसको इंटरेस्टिंग बनाना, उसको इंक्वायरी बेस्ड बनाना, उसको प्रैक्टिकल बनाना, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ कनेक्ट करना, आपके अंदर ही क्वालिटीज आपका प्रोजेक्ट बनाएगा। मेरा एक सजेशन है, इंपॉर्टेंट है, सुन लो। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जब प्रोजेक्ट बनाना शुरू करो, कोशिश करो कि आप प्रोजेक्ट के लिए जो भी सोर्स उठाओ वो कहीं से कॉपी पेस्ट ना हो, अपने ऑथेंटिक सोर्स उठाओ। फिर देखना आप उस टॉपिक के अंदर क्या गजब की मास्टरी डेवलप कर जाओगे। जब आप पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री का क्लास 12th का वाइवा दोगे अपने प्रोजेक्ट फाइल्स के साथ, आप देखोगे कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत यूनिक है। उन जो सामने से जो क्वेश्चंस आएंगे उनका आप ना सिर्फ अच्छे से आंसर कर पाओगे, बल्कि आप अपने आप को बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे। तो कोशिश करना कि आप रिसर्च बेस्ड अप्रोच पे काम करो, ठीक है। आपको जो प्रोजेक्ट दिया हुआ है इसका मेन काम है कि आपको रिसर्च के लिए मोटिवेट करना, ठीक है। और इसके साथ साथ जो आगे है, आगे हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है, स्टूडेंट्स की उम्मीद की जाती है फैसिलिटेट टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग रिलेवेंट मटेरियल्स, आपको सजेस्टिंग वेबसाइट्स, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क शुड बी सुटेबली स्पेस फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर, ठीक है। तो आपको अप्रैल से नवंबर के बीच में ये काम कर लेने हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट जो गोल्डन टाइम है जो मैं सजेस्ट करता हूँ बच्चों को, आप जून का जो है फर्स्ट वीक ले लो प्लीज़, ठीक है। फर्स्ट वीक ले लो, आपका काम हो जाएगा। बाकी के जो वीक हैं आप उसमें अपने वेकेशंस एंजॉय करना। फर्स्ट वीक में आप उसको कंडक्ट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 दिन जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगता। आप अगर डेडिकेटेडली करोगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। टीचर से आपको रेगुलर टच में रहना है, ठीक है। और कोशिश करनी है कि आपका काम कॉपी पेस्ट वाला ना हो। कोशिश ये करो कि आपकी रिसर्च ऑथेंटिक हो, क्योंकि रिसर्च ऑथेंटिक होगी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अपने आप होगा, ठीक है। और कोशिश करो कि आप ज़्यादा पेजेस का जो है बर्बाद ना करो। कोशिश करो कि जो भी आप यूज़ करो वो इको फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हमें यहाँ पर 15 से 20 प्रोजेक्ट्स आपको देने हैं, ठीक है। वी एज ए टीचर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे इसमें से कुछ आपके सामने ये रहे, ठीक है। तो इसमें जो अपने आपको 3 सोर्स रखने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट समझना। पहला तो है आपका बेसिक सोर्स, इमीडिएट सोर्स, इंपॉर्टेंट सोर्स। जब आप प्रोजेक्ट बनाने जाओ तो जब शुरू करो तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बोला गया है कि आपको इनहैंस कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, मतलब आपको सोचने के लिए दिया गया है, कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं दिया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको साइकोमोटर डोमेन में काम करना है, मतलब आपको प्रैक्टिकली जो नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को बेस्ट बनाने के लिए, आप उनको ट्राई करो, ठीक है। सिर्फ साइंस में एक्सपेरिमेंट नहीं होते, ह्यूमैनिटीज़ में भी होते हैं। हिस्ट्री अपने आप में बहुत यूनिक साइंस है, ठीक है। इसके साथ साथ आप जितने इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच रखो, आर्ट इंटीग्रेशन उसमें ऐड करो, एक्सपेरिमेंट जो आपको लगता है वो करो, ठीक है। इस तरीके से जो आपका प्रोजेक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। NEP 2020 के आइडिया को प्रोजेक्ट आपका प्रैक्टिकली आपसे करवाने की कोशिश कर रहा है, जिससे, ठीक है, आप टीचर की पूरी हेल्प लो, क्योंकि टीचर का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। जब आप प्रोजेक्ट बना लोगे तो प्रोजेक्ट में टीचर का भी नाम आएगा, ध्यान रखना, आपके टीचर का भी नाम आएगा जिन्होंने आपको गाइड किया होगा। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के जो कंटेंट है उसके लिए आप ऑथेंटिक सोर्स का जो है यूज़ करो। मेरे हिसाब से आप 3 सोर्सेज रखना, ठीक है। पहला सोर्स तो आपका जो आपके पास है NCERT और आपके टीचर, ठीक है, ये आपके मेजर सोर्स हो गए, ठीक है। दूसरा जो सोर्स होगा वो है आपका आप ओल्ड NCERT ले लो, उसमें से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, वो काफ़ी काम की है, ठीक है। और तीसरा जो है आप विकीपीडिया का यूज़ कर सकते हो।
और इसके अलावा आप चाहो तो म्यूजियम्स का ले सकते हो, ठीक है, ऑथेंटिक प्लेसेस का ले सकते हो, वो आपकी डिपेंड करता है। ये आपका थर्ड सोर्सेज हो गया, ठीक है। अब आपको ऑथेंटिक सोर्सेज पे काम करने हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे जो सोर्सेज हैं वो आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगे, ठीक है, फुटेज में मिलेंगे, ठीक है, गूगल पे मिल जाएंगे। तो आपका मेन सोर्स आप शुरुआत इससे ही करो, ठीक है, और टीचर की हेल्प लो, एक्स्ट्रा पॉइंट आप टीचर से डिस्कस करो और एनसीईआरटी के पॉइंट्स को आप एक्सटेंड करो और टॉपिक वाइज उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। बहुत इजीली आपका चैप्टर जो है बनने लगेंगे, क्योंकि हमें इसमें चैप्टर बनाने होते हैं। मेजरली आप बोलोगे सर कितने पेज का बनता है, तो 32 पेजेस का बनता है मेजरली, लेकिन ऐसा इस बार कोई गाइडलाइन आया नहीं है। लेकिन आप इस लेवल का बनाओ जिससे आपकी प्रोजेक्ट प्रॉपर रिसर्च लगे, क्योंकि इससे कम पेजेस में प्रोजेक्ट जो है रिसर्च बेस्ड नहीं हो पाता, क्योंकि उतना रिसर्च आप नहीं कर पाओगे। आप कंटेंट लोगे, उसको आप डाल दोगे, तो वो मतलब सही नहीं है, विच इज़ नॉट राइट अप्रोच। तो यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्ट के बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे, जो आपको ठीक लगे वो आप ले लेना। जैसे कि आपका इंडस वैली हो गया, है ना, ये आपका मॉडर्न एम्पायर वाला हो गया, ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से है, ठीक है, चैप्टर 3 से ये आ गया, ठीक है। इसके अलावा आपका ये चौथा जो है ये आपका चौथे चैप्टर में से है, लेकिन थोड़ा टॉपिक अलग है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। बुद्ध चरित्र इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चौथे से ही है, ठीक है। जैनिज्म ये भी आपको चौथे चैप्टर से है, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे जो है ले सकते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद जो है आपका वाइवा होगा। देखो पूरा प्रोजेक्ट आपका कितने भाग में बटा हुआ है ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो आपका प्रोजेक्ट है वो आपका 6 मार्क्स आपको किसके मिलेंगे प्रोजेक्ट के, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, आपको पूरा टाइमलाइन भी दे रखा है कि आपको प्रोजेक्ट अप्रैल से जुलाई के बीच में क्या करना है, आपको पीरियोडिक वर्क करना है, ठीक है। इसमें आपको आपके प्रोजेक्ट के असेसमेंट रूब्रिक्स, जिसमें इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, है ना, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, ठीक है, मतलब कच्चा काम कर लो सारा का सारा। जो रॉ वर्क है वो आप इस टाइम पे करके छोड़ दो, और रॉ वर्क करने के बाद आपके पास प्रॉपर डेटा, प्रॉपर इन्फो, ठीक है, आपके पास प्रॉपर मतलब कलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है आपका प्रोजेक्ट गाइडलाइंस, बैकग्राउंड, ये सारा का सारा काम इसी में कर लेना। ये आपका 6 नंबर का है, ध्यान रखना। आप ये काम करते हो तो प्रोजेक्ट के टाइम पीरियड पे ये सारा पता चल जाएगा। आपका प्रोजेक्ट जो वर्क है वो उससे पता चल जाएगा कि आपका जो वर्क है वो कितना ऑथेंटिक है, कौन कौन से मेथोडोलॉजीज का यूज़ करा है, ठीक है। अगस्त से अक्टूबर के बीच में आप प्लानिंग करो कितने चैप्टर बनाओगे, ठीक है, कौन कौन से डेटा को कहाँ कहाँ रखोगे, ठीक है, उनके रेलेवेंस को कैसे कैसे यूज़ करोगे, है ना, कौन कौन से रिसर्च करोगे, ये 5 नंबर का है। नवंबर से जुलाई के बीच में आपका जो है, जनवरी के बीच में जो है आपका कंक्लूजन, लिमिटेशन, ये मतलब फाइनल टच दे देना। और जनवरी फरवरी में जैसे कि सीबीएसई ने कहा है कि अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच में कोशिश करना कि आप 15 नवंबर तक इसको बना लो, ठीक है। वैसे अगर आप देखो तो कोशिश करने से पहले मैंने जो आपको एडवाइस किया है, जून में आपका ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट बन के तैयार हो सकता है, फिर भी नहीं बनता है तो 15 नवंबर तक आपको हर हाल में बनाना है, ठीक है। फिर आपका 4 मार्क्स का वाइवा होगा, और इस वाइवा के बाद आपके 20 मार्क्स जो है सीबीएसई आपको प्रोवाइड करा देगी। तो 20 मार्क्स की चिंता तो आप करो मत, वो आपका प्रोजेक्ट, आपकी मेहनत, और साथ में आप जिस लेवल पे अपने आप को प्रेजेंट करोगे, जितने कॉन्फिडेंट रहोगे, उस केस में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो वाइवा वॉइस ये है आपका, ठीक है। तो आपको रिसर्च वर्क को लेकर जब आपका वाइवा होगा जनवरी में, वो आपको इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे आपको, ठीक है, वो आपका वाइवा लेंगे, और इसके बेस पर आपके जो 20 मार्क्स हैं यहाँ पर पक्के हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हमें अपने सिलेबस को समझना है, बहुत प्रैक्टिकली समझना है कि ये सिलेबस हमें बहुत डीप में सोचने के लिए तैयार कर रहा है कि हमें अपने सिलेबस को लेके कैसे प्रोग्रेस करना है, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सिलेबस को अच्छे से समझ लो, चैप्टर्स आ रहे हैं अभी, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर आ चुका है, थर्ड भी आ जाएगा आजकल में। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ वेरी वेल, ठीक है। ज़रा सी भी आप कॉन्फिडेंस लूज़ मत करना, मैं आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होने दूंगा, दैट इज़ माई प्रॉमिस टू यू, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।